हेलो एवरीवन। आप सबका सिविल सेवा चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था, आपसे वादा किया था कि मैं पॉलिटी से सीरीज शुरू करूंगा क्वेश्चन का सीरीज। तो आप लोग से एक बस रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। इससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए मुझे। अगर आप इस चीज़ को जितना शेयर करेंगे, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, वही एक हमारे लिए मोटिवेशन होगा। और हमारा एक जो उद्देश्य है कि लोगों तक पहुंच सके फ्री नॉलेज, चीज़ें जितनी मैक्सिमाइज हो सके, जितनी लोगों तक पहुंच सकेंगी, वो एक एडवांटेज रहेगा सारे बच्चों के लिए। तो ये क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। शुरू करते हैं। देखिए, ओवरऑल मैंने पहले चैप्टर से पॉलिटी के शुरू किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, और ये पहला क्वेश्चन भी है। ओवरऑल मतलब 25-25 क्वेश्चंस के सेट में डिस्क्राइब करेंगे। ऑन एन एवरेज कोशिश करेंगे कि वीक में 3 से 4 वीडियो आए, और वीकली 100 क्वेश्चंस के अराउंड मेरा टारगेट रहेगा कि 100 से 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपका वीकली हो। और उसमें आप नोटिस करेंगे कि मेजॉरिटी सेक्शन, मेजॉरिटी डायमेंशन कवर होंगे। लेकिन बस आपको एक चीज़ करना होगा, बुक को पहले से आपको पढ़ के रखना होगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए पॉलिटी मैंने शुरू किया, तो आप पॉलिटी को पढ़ना शुरू कर लीजिए। अगर आप बुक पढ़े रहेंगे तब इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक एक लोग आंसर को बताइए अपने, मतलब इस तरह मत करिए कि नहीं आंसर देख लिया और कर लिया, नहीं। आप लोग आंसर को लिखिए भी, तो उससे क्या होता है ना, एक फील आता है कि हाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसका एक एक अलग ही फील रहता है। ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उसका एक एडवांटेज लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट। देखिए इस पे फोकस करिएगा, यूपीएससी इस पे बड़ा ध्यान देता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन रहेंगे, और एपीएफसी में मुझे जो लगता है कि कंपटीशन को थोड़ा सा कम करने के लिए क्वेश्चंस अच्छे लेवल के बनाए जाएंगे। तो जो मैंने फ्रेम किया है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, और छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे हाफ एन आवर के अराउंड में, कि आपको चीज़ें आसानी से हो। लेकिन हाँ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, लोगों तक ज़्यादातर पहुँचाइए, शेयर करिए टेलीग्राम के थ्रू। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में इस बार बता दीजिएगा। मैं इसको उसके डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप वहाँ से जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। देखिए ध्यान दीजिएगा, नोट पे ध्यान दीजिएगा। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 7073। देखिए 7073, इसका बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो मुझे थोड़ी हिस्ट्री आपको बतानी होगी। देखिए बक्सर का युद्ध हुआ और प्लासी का हुआ। प्लासी का 57 में हुआ, 57 में, और बक्सर का 64 में हुआ। ठीक है, इस 64 की लड़ाई के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया ने 65 में एक इलाहाबाद ट्रीटी की। उसके बाद जो हमारे ये थे, हमारे क्या, मुगल का जो लास्ट शासक था, उस समय का जो शासक था, उसको पेंशन पे भेज दिया गया। और फिर ब्रिटिश धीरे धीरे उस चीज़ को ऑक्यूपाई कर ली। और पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 73 में उन्होंने लाया, और उसके तहत अपने रूलिंग को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग थी, उसको स्टार्ट कर दिया। तो अब इसी में है कि अब देखिए नॉट पूछा तो मतलब हमें तो आंसर में गलत बताना है, लेकिन हमें उससे डायमेंशन, देखिए 4 पॉइंट मैंने रखा है कि आप 4 पॉइंट को सीखें। ठीक है, कि क्या चीज़ें नहीं हुई थी और क्या चीज़ें हुई थी दोनों समय। देखिए, इट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये एकदम सही आंसर है, ये सही होगा। और इसी समय देखिए, गवर्नर जनरल एक जो डेजिग्नेशन थी, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन दिया गया था। तो जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, वो बंगाल में आ गई थी। ठीक है, और उस जो उसका हेड था, जैसे पहले क्या था, बंगाल के भी अलग, बॉम्बे के अलग थे, मद्रास के अलग थे, और बंगाल के अलग अलग गवर्नर जनरल थे। तो वो अलग अलग मतलब एक अपना अपना इंडिपेंडेंट काम करते थे। लेकिन बाद में क्या किया गया, 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उसके अंडर में इस जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इंडिया का, मतलब बॉम्बे और इसको प्रेसिडेंस मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया, अंडर में कर दिया गया। ठीक है, और हिंदी में भी इसका आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर कोई हिंदी मीडियम का माध्यम का बच्चा है तो उसको भी इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो जो डाउनलोड करके देख सकता है। और मैं टोटल डिस्क्रिप्शन जो दूंगा वो पूरा हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ें देखिए हमारी मातृभाषा है, तो चीज़ें थोड़ी सी ईजिली रिकॉल रहती हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए यहाँ से आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट क्या है, सही है, तो ये आंसर में तो नहीं आएगा। तो देखिए आप इसको देखिए, चूज करने का भी तरीका देखिए, कि वन जिसमें है तो पहले वो आंसर से हटा दीजिए। अब बचा अपने पास ऑप्शन क्या, बी और सी, मतलब ये दोनों तो नहीं होगा, और ए और डी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इट प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ये भी पॉइंट सही है। 1974 में सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन ये 73 के ही रेगुलेटिंग एक्ट में था। ठीक है, जिसमें टोटल जज हुए थे 4, एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जज थे। ठीक है, एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जज थे, टोटल 4 जज थे। पहली बार कोर्ट का स्थापना हुआ था।
ठीक है, ये तो हो गया। अब आता है देखिए, जब दो सही हो गया तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया कि दो सही हो गया, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला। तो बचा क्या, सी। आंसर होगा इसका सी फिर, क्योंकि ये देखने की जरूरत नहीं थी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आप देखिए क्वेश्चंस करने के तरीके को भी देखिएगा, एग्जाम में आप ऐसे ही एलिमिनेट करेंगे। लोग क्या होता है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखते हैं डर जाते हैं, अरे यार ये कैसे होगा मुझसे। आपको ये दो पॉइंट पता है, आपके तीनों चले जाएंगे आंसर, और आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह का एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का। तो फिर इट गेव द परमिशन टू इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया, ये भी नहीं था, क्योंकि ये देखिए पहला था। अभी मिशनरी उशनरी आगे आएगा, उसको मैं उस समय एक्सप्लेन करूंगा आपको, अभी आगे क्वेश्चन में आएगा। थ्रू दिस एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट, ये 1892 में था, मतलब इसके 125 साल बाद, 120 साल बाद आएगा। तो ये भी ऑब्वियस है, नहीं था। आंसर होगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आप लोग कमेंट में इस चीज़ को बताते रहिएगा, अगर कहाँ कहीं भी आपको चीज़ें लगे कि नहीं यहाँ नहीं समझ में आ रही है और इस तरह से डिस्कस करिए, तो आप अपना रिव्यू भी दे सकते हैं, मैं उस चीज़ को कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग है। अब पहला क्या था ऑप्शन, पहला यही था कि अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन अ गवर्नर जनरल काउंसिल, ये किस में हुआ था। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कि एक तो देखिए, मैं एक और आपको ट्रिक बताऊं कि अगर ये मैच द फॉलोइंग वाले आए रहे हैं, तो उसमें आप क्या ट्रिक अपना सकते हैं। उसमें देखिए एक बेसिक ट्रिक होता है कि आप उस चीज़ को ध्यान रखिए कि किस में मैक्सिमम पॉइंट में गया है। जैसे देखिए इसमें 2 2 वाला है, और इसमें बी में 1 1 वाला है। ठीक है, और इधर 3 3 4 4। ठीक है, तो ये तो आप कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ से आप देख लेते हैं किस में कॉमन है, तो मतलब चांसेस बन रहे हैं कि ऑप्शन सी या बी में से कुछ हो सकता है आंसर। ठीक है, क्योंकि सी या बी में देखिए यहाँ पे 2 बार 2 में है, तो इन दोनों में देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अक्सर ऑप्शन में भी एग्जाम में भी ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले। अपॉइंटमेंट ऑफ अ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, ये किस में से था। फिट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट से 833, और चार्टर एक्ट 13 1800, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो देखिए पहला का ऑप्शन इसमें से अगर देखेंगे तो दो होगा, चार्टर एक्ट 1833, और चार्टर एक्ट 1833 में और कुछ भी चीज़ें हुई थी। अगर आप बोलेंगे तो आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो मैं अभी बता दूं। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था कि विलियम वेंडिक को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब पूछता है, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के थ्रू बना और कौन बना। तो ठीक है, विलियम वेंडिक था, और एक्ट कौन सा था, 1833। और देखिए यही मतलब कि सती प्रथा हटाने में भी इनका रोल रहा है, और क्या बोलते हैं, एजुकेशन रिफॉर्म में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इन चीज़ों के लिए विलियम बेंडिक को जाना जाता है। ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, ये देखिए ट्रेड इन इंडिया में 1813 में ये हटा दिया गया था। ठीक है, हटा दिया गया था ट्रेड, और लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में रह गया था, वो बाद में इसको हटाया जाता है। जैसे कि चाइना से जो ट्रेड था वो कम्प्लीटली नहीं अबॉलिश हुआ था। लेकिन इसका आंसर होगा 13। अब यहाँ से आप ऑप्शन में आइए थोड़ा सा, देखिए ए का 2 मिल गया, बी का 3 ये मिल गया। देखिए मैंने बोला था ना, बी या सी में से कोई आंसर होगा। अगर मान लीजिए आपको तुक्का भी मारना होता तो बी या सी पे जाते हैं। तो ये मिल गया, तो आंसर तो आपको यहाँ से मिल गया, कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब आते हैं सी पे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए ये पिट इंडिया एक्ट में हुआ था, और आगे आगे भी देखेंगे तो पिट इंडिया एक्ट में और भी जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो ये थी कि सेटलमेंट एक्ट भी इसको बोला जाता था, पिट इंडिया एक्ट को। और क्या बोलते हैं इसको, कॉमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी, ये डिस्टिंग्विश दोनों में किया गया था। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिट इंडिया एक्ट में है कि पहली बार जो मतलब पूरा वो कंट्री का था उसको ब्रिटिश पोसेशन का नाम दिया गया था। मतलब इनका पूरा पोसेशन है उस पर, कि आप मतलब जैसे नहीं कहता अभी हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं, जिसमें पूरा पाकिस्तान नेपाल वोपाल सब आता है, उसी तरह की उस समय में पहली बार उसने उन्होंने अपनी टेरिटरी की बात की थी। ठीक है, फिर इंट्रोड्यूस इन बाई कैमरल लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 1919। ये अब मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें क्या क्या था। तो इसका आंसर यहाँ से बी होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे नीचे भी दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, मैं मेजॉरिटी क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाला इसलिए रखा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को कर सकें। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मैंने अभी क्या बोला था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन सा एक्ट है। आप अगर नहीं आपको ध्यान है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। पिट्स एक्ट को मैंने बोला था। ठीक है, 1784 का ये दूसरा एक्ट था जो मेजर एक्ट था। उसके पहले छोटे छोटे हुए थे, लेकिन जो ये मेजर रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 था।
अब क्या था पहला इसमें, इट एक्सटेंडेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट डन बाई दैम। ये भी सही है, ठीक है। और ये भी था, देखिए, सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ देयर ऑफिशियल एक्शन। देखिए एक्चुअली ये हुआ क्यों था, क्योंकि देखिए करप्शन चीज़ें बढ़ने लगी थी, तो कंपनी ने धीरे धीरे अपना जो मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, कंपनी पे पूरा अपना अधिकार बना लिया था। और जब अधिकार बनाया तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को, जो चीज़ें थी मतलब उन लोगों को धीरे धीरे उसको रेगुलेट करना शुरू कर दिया। इट एक्सक्लूड द रेवेन्यू मैटर फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसको हटा दिया था। हिंदू एंड मुस्लिम वर टू बी द ट्राइड अकॉर्डिंग टू दियर पर्सनल लॉज, ठीक है, ये भी सही था। और इसमें चारों ऑप्शन सही होगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है चारों ऑप्शन। और मतलब लगभग लगभग रेगुलेटिंग एक्ट खत्म हो गया। और रेगुलेटिंग एक्ट में एक्चुअली, अरे सॉरी, फिट इंडिया एक्ट में क्या था, मेजर चार चीज़ें थी, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और एक्चुअली क्या था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1781 में एक एक्ट बना था, उसी का मतलब एक वो था, ग्रेड वर्जन था, ठीक है। और पीटीटी इंडिया एक्ट मतलब एक्चुअली क्या था, 70-80 एक्ट को ही एक्ट ऑफ वो करते थे और एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते थे, और उसी का अपग्रेड वर्जन था पिट इंडिया एक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी वाले देख लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्डिंग पिट इंडिया एक्ट 1784 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड, ठीक है। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे, मैंने अभी आपको तो ऊपर एक चीज़ बताया था आपको कि ब्रिटिश कंपनी टेरिटरी इंडिया वर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, अक्सर पूछ देता है कि किस एक्ट में ये है, तो मैंने क्या बताया था, इंडिया पिट इंडिया एक्ट, ठीक है, 84 में। अब ये तो क्वेश्चन आपको एकदम श्योर हो जाना चाहिए कि ये सही ही है। अगर ये सही है तो आप यहाँ से ऑप्शन में पहले तो देख लीजिए कि क्या सही होना चाहिए। अब इसमें से आपको मिल गया कि पहला सही है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। आप अगर आपको नहीं भी पता दूसरा, तो कम से कम अटेम्प्ट लीजिए, क्योंकि 1/2 पे है आप, और प्रोबेबिलिटी कहती है कि आपका अगर 10 क्वेश्चन ऐसे फंस रहे हैं तो आपके पास सही होंगे, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये भी सही है, ठीक है, इसका आंसर होगा डी। फिर इस एक्ट के तहत सुप्रीम कंट्रोल जो थी कंपनी का, वो एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये हिंदी वाले देख लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग, देखिए मैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, 1813। अब इसमें देख लेते हैं कि चूज द इनकरेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्या करता है ना यूपीएससी, इसी के साथ खेलता है, इनकरेक्ट करेक्ट। यहाँ पे मेजॉरिटी 4 से 5 क्वेश्चन बच्चे इसी में गलती करते हैं कि करेक्ट और इनकरेक्ट में, तो इस चीज़ पे आपका फोकस हमेशा होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि मैंने इनकरेक्ट पे तुरंत फोकस कर लिया, ठीक है। इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने क्या बोला था पहले, अभी ऊपर बताया था आपको, तो ये तो सही है, बट है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए अच्छा, एक एक एक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पिट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 13, चार्टर एक्ट 33, चार्टर एक्ट 53, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1909 पार्लियामेंटो रिफॉर्म, सब मैं बताऊंगा क्या क्या हुआ था। तो आप सब्र रखिए, क्वेश्चन वाइज मेजॉरिटी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, आपको इसमें गलती भी नहीं होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन इसके लिए बस एक रिक्वेस्ट है, आप पहले पॉलिटी का लक्ष्मीकांत मिर्जन जो मैंने आपको वीडियो दिया है, उस वीडियो पे जाइए, बुक लिस्ट आप देख लीजिए एक बार क्या क्या है, इन सबको एक बार आप पहले वो जो पुराने वीडियोज़ हैं उसको जाके देख के उसके बाद इस पे आइए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट करने आएंगे तो वो चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, जो क्योंकि जब तक बुक आप पढ़े नहीं रहेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एक बार बुक पढ़े रहेंगे तो आपको ईजिली इसके थ्रू गो हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड कहता है, इट कंटिन्यू द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द ट्रेड इन टी विद चाइना। देखिए मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ये ऑप्शन भी सही है। आप ऊपर मैंने बताया था कि चाइना को छोड़ के सब चीज़ें अबॉलिश कर दी, मोनोपोली इसकी अबॉलिश कर दी गई, लेकिन ये था चाइना के साथ ट्रेड टी का चालू था, क्योंकि उनको पता था अगर ये बंद करेंगे तो नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा, और चाइना के साथ नुकसान मतलब झेलना तो था ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, एक बिजनेस कंपनी थी, उसको यहाँ रूल करना ही नहीं था, उसको यहाँ से लूट के जाना था, ठीक है। इट अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरी टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनलाइटमेंट टू द पीपल। देखिए ये भी सही है, और ये क्वेश्चन ये भी ऑप्शन सही है। और इसमें क्या पूछा था कि सही इनकरेक्ट क्या है, तो अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि 3 इसमें आ गया है, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 आ गया है, 1 2, ये भी गलत हो गया। फिर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे 3 नीचे है, तो अगर यहाँ से अगर आपको नहीं भी पता है तो आंसर होगा सी, ठीक है। 4, इट ऑथराइज गवर्नर जनरल इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन, ये इसका नहीं होगा, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ गया था। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल
बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। मैंने ऊपर बताया था इसका, तो बताना होगा आंसर कि आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं आपको याद होगा तो ऊपर आप एक बार जरूर इस चीज़ को देखिएगा, और आप एक बार पढ़े भी होंगे तो मुझे तो नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। हाँ, फिर भी आप आंसर इसका जान लीजिए कि 7084 है। ठीक है, अभी ऊपर मैंने बताया था, मेजॉरिटी आपको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि देखिए 4 से 5 पॉइंट है हर एक्ट में जो कि आपको याद करने की ज़रूरत है, और अगर मैं मतलब डिस्कस कर ले जा रहा हूँ हर पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट को, तो अभी ऐसा है कि आपको चीज़ें यहाँ से रिकॉल करने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी। देखिए ये क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब असर्टन रीज़न कि इसका ये रीज़न होगा कि नहीं। द कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप अंडर द नेपोलियन बोनापार्टे बायर्ड द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड इनटू द फ्रेंच अलाइज इन यूरोप। ठीक है, देखिए इसका बहुत ही सोचना ही नहीं है इसका आंसर, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट है थोड़ा सा। तो यहाँ से आप यहाँ पे इसको रट्टा मार लीजिए, या फिर कह लीजिए, या फिर चीज़ें अभी के लिए ये इतना समझ लीजिए। तो मैंने पहला वाला तो आपको बताया था, तो पहला सही है। तो ऑप्शन ये वाला और ये वाला तो वैसे ही गलत, ये वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये डी वाला गलत हो जाएगा। और अगर ये नहीं भी पता है तो या यहाँ से आप देख लीजिए कि इसका आंसर ए होगा, और यही रीज़न भी था। ठीक है, जो आने का यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली का। और भी बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन उसमें से एक रीज़न ये भी था। अब देखिए एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द साइलेंट फीचर ऑफ चार्टर एक्ट 1833। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। 1833 तक हम लोग पहुंच गए। अभी उससे पहले हम लोग क्या देखे थे, पिट इंडिया एक्ट देखे थे, रेगुलेटिंग देखे थे, 1813 देखे थे। अब देखिए क्वेश्चन आने लगे 1833 से। मैंने आपको बताया था, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऑफ बंगाल ऑफ इंडिया एज वेस्टेड हिम एज द सिविल एंड मिलिट्री पावर। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा बना दिया, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अब इसमें देखिए ये पहला तो ऑप्शन सही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से, लेकिन आपको वो कमेंट करके बताना है कौन था। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर, देखिए आई गया ना। अब मैंने आपको बताया था कौन था, विलियम वेंडिक था। अगर यहाँ पे अगर ये सही है तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं। चलिए देखिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि क्या क्या ऑप्शन में है, सॉरी ऑप्शन में चलते हैं। देखिए 2 इसमें है, ये गलत हो गया, 2 इसमें है, ये गलत हो गया, 2 इसमें है, ये गलत हो गया, आंसर हो गया ये। कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए थर्ड ऑप्शन क्या था, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ दियर लेजिस्लेटिव पावर। सही बात है, अब बताने की जरूरत भी नहीं है, सही तो होगा ही। ठीक है, ये चीज़ें कुछ आपको याद करनी पड़ेंगी, और आप अगर पॉलिटी पढ़ेंगे ना, लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें ये डायरेक्टली मिल जाएंगी। इट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी एंड मेड द प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये भी सही है, मैंने ऊपर भी बताया था ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हिंदी वाले देख लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, और देखिए ऑप्शन करने का तरीका भी देखिए, आपको ये बस नहीं आना चाहिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको कुछ तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको पूरी तरह नहीं पता होंगे, लेकिन अगर आपने ये डायरेक्टली जैसे एक एक पॉइंट पढ़े होंगे तो उससे एलिमिनेट करना जानेंगे। जैसे मैंने देखिए आपको बताया था वो विलियम वेंडिक, वो ऑप्शन हटते ही आपको पता भी नहीं होगा नीचे के 2 ऑप्शन, फिर भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान देनी होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट साइलेंट फीचर, नॉट देख लीजिएगा, इस चीज़ पे तुरंत ध्यान दीजिए। 1853, 1833 का लगभग लगभग कवर हो गया था, 1853 आ गया। अच्छा 1853 ये देखा जाए तो बहुत ही लैंडमार्क, और लास्ट देखो तो वो था चार्टर एक्ट। उसके बाद क्या है, क्राउन रूल शुरू हो जाता है। क्राउन रूल कब से शुरू होता है, क्राउन रूल का वो जो रेंज होता है 1858 से लेकर के 1858 से लेकर के 1947, मतलब करीब 90 साल तक चार्टर एक्ट, अरे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट शुरू हो जाएगा, जिसे क्राउन रूल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इट सेपरेट, नॉट पूछा है, देखिए इट सेपरेट द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत ही सही बात है, पहली बार गवर्नर जनरल काउंसिल का जो था वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट हुआ था लेजिस्लेटिव से। ठीक है, इट पेव द वे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी सही बात है। ठीक है, तो ये दो नहीं होगा। अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए और ऑप्शन की तरफ आया जाए, तो देखिए 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 सही है, तो ये और ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें नॉट बताना था। ठीक है, ए और बी नहीं होगा। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, ये एकदम सही है। ठीक है, इस बार पहले क्या हुआ था कि इसके पहले हुआ था, लेकिन मतलब इंडियंस को अलाउ मतलब कि नहीं किए थे। ठीक है, लेकिन इस वाले से इंडियन को भी अलाउ कर दिए। और ये जो कमेटी डिसाइड की थी, उस कमेटी का नाम ध्यान रखिएगा, कि जो ये कमेटी डिसाइड की थी कि एग्ज़ाम का सबका ओपन हो, वो थी मैकाले कमेटी। ठीक है, मैकाले कमेटी थी, उनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी कमेटी ने ये वो लिया था। तो मैकाले कमेटी के अंडर में था, और इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के तहत, और अपॉइंटमेंट 1900 चार्टर एक्ट 53 में था, और 54 से 1854 से ये लागू हुआ था। ठीक है,
अब देखिए इट इंट्रोड्यूस, ये भी जब अगर सही है तो 3 अगर सही होगा तो आंसर आपको डी मिल गया, नॉट करेक्ट में यही होगा, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द अपॉइंटमेंट, ये देखिए ये आगे आपको मिलेगा 1861 में, और वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आगे मिलेगा आपको। और नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो देखिए आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है, इस चीज़ को आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ से चीज़ें क्यों बदली, यहाँ से इसलिए बदली कि एक्चुअली क्या हुआ कि एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या इशू आ रहा है। कुछ ये पेन नहीं चल रहा है मेरा, कुछ इशू आ गया लग रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कुछ समस्या आ रही है जिसको कि मैं अभी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हाँ देखिए हो गया, रेड सही है, चलिए रेड सही देख लेते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखिए क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। 1857 में क्या हुआ, चीज़ें बहुत बदल गई। ब्रिटिश क्राउन को लग गया कि अब तो मेरे हाथ में चीज़ें बहुत कम बची हैं, तो उनकी तो हालत ख़राब हो चुकी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे रहते तो इनका कहानी पूरा बंटाधार हो जाता। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि वो क्राउन के अधीन कर दिए, जो मतलब कि ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट चल रही थी उसके अधीन ला दिए इनको, और उसके बाद चीज़ें या वहाँ से कंट्रोल होने लगी। और फिर उसके बाद पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, 1858, ठीक है, 1858 आया, और उसके बाद चीज़ें बदलना शुरू हुई। तो उसी के बारे में है, और चलिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है भाई। तो ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन पे आते हैं। पहला है, हाँ देख लीजिए, पहला है ही वॉज वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल, कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो राइट पूछा है तो पहला तो सही है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर मोटी मोटा पे आप जाएंगे कुछ चीज़ों पे, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इस एक्ट में क्या था कि कैनिन को वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। कैनिन को वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था 1870 एक्ट्स में, उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, एंड कर दिया जाता है, डबल गवर्नमेंट शुरू हो जाती है, इंडेड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम, और सेंट्रलाइज कर दिया जाता है सिस्टम को। सेंट्रलाइज इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि देखिए बीच बीच में जब मैंने आप क्या बोला, सेंट्रलाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि क्राउन को रूल करना पड़ता है 1857 क्रांति के लिए। और जो रोल था वो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, और मैं क्वेश्चन के थ्रू हिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा आपको कि वो जो रोल था 1857 का वो बहुत ही गड़बड़ था, ठीक है। वो चीज़ें इनको नुकसान कर रही थी। ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ये भी सही है। किसकी बात हो रहा है, सेक्रेटरी की बात हो रही है, क्योंकि उस समय एक नया पद बनाया गया था सेक्रेटरी का, और उसी पद की बात हो रही है। और वो लास्ट तक काफ़ी साल तक रहता है, वो बाद में अबॉलिश होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब क्या था, पहले क्या था कि यहाँ पे गवर्नर जनरल का वो चलता था कि गवर्नर जनरल को वो करना होता, लेकिन अब सेक्रेटरी जो बनाया गया, एक तो देखिए वाइसराय थे, कैनिन कैनिन को बनाया गया था, लॉर्ड कैनिन। और एक जो थे वो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको बोला जाता था, वो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताते थे। मतलब जैसे आज के समय में सांसद होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनको कोई एक दे दिया जाता है क्षेत्र कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, उसी तरह उस समय पे वो एक कोई समझ लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का था, उसको दे दिया गया था इंडिया। ही वॉज द डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये देखिए गलत है, ये पार्लियामेंट अभी ऊपर है, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है। और तो मतलब कि आप उसकी ज़रूरत नहीं थी कि आप मतलब ये जो क्राउन ऑफ इंडिया है ये उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली वो पार्लियामेंट था, क्राउन को रिप्रेजेंट नहीं, वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता था, ऊपर वाले में है ही, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर है, और धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कि थोड़ा सा देखिए मैंने ज़्यादा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रखे हैं, जानबूझ के रखे हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा डायमेंशन कवर करने के क्वेश्चन में। और जैसे मैंने 10 क्वेश्चन कवर किया होगा तो उसमें आपको कम से कम आपको 40 से 50 बातें बताई होंगी। उसी तरह आप इस चीज़ को लेके चलिए एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए मैच द फॉलोइंग आ गया, और इसको देखते हैं। डेजिग्नेशन ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले ही वाइसराय की बात हो रही थी। वाइसराय कब बने थे, 1858 में। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वाइसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिन बने थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या हुआ था, और आपको चीज़ें जो बताई गई थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया गया था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पद नियुक्त किया गया था। उस स्टेट के बारे में उनका क्या था कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे, ठीक है।
यहाँ से आपको ये सब चीज़ें पता चली थी। अब डिजिग्नेशन ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो ये किस एक्ट के साथ था? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58। ठीक है, ये हो गया। पोर्टफोलियो सिस्टम, ये आपने नहीं पढ़ा होगा अगर, तो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप आगे पढ़ लेंगे, चिंता मत करिए। पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो 61 के एक्ट में आएगा, अभी आगे आएगा। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था ऊपर एक बात, अभी आएगा वो आपको समझ में। मॉन्टे रिफॉर्म में मैंने बात की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में था, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद एक था मॉन्टे चेम्सफोर्ड, ये देखिए। अच्छा, मॉन्टे में आपको ये नहीं पता होगा, एक गवर्नर जनरल थे, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। जैसे इसमें ये थे गवर्नर जनरल और इसमें थे मिंटो, और मॉर्ले थे ये सेक्रेटरी, और मॉन्टेगू थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये 1909 था, ये 1919 था। अब जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए मिला लीजिए। ठीक है, जैसे पहला क्या क्या था, पहला का ए था, तो एक का टू, तो ये हो जाएगा, इसमें दो में मिल गया। पोर्टफोलियो सिस्टम किस में था? पोर्टफोलियो सिस्टम ए में था 61 में, तो पोर्टफोलियो सिस्टम बी का 1, तो यही है आंसर होगा, ए। खत्म बात। ठीक है, आंसर होगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वाइज देखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से होंगी, हिंदी वाले अपना यहाँ पे देख लेंगे। देखिए, मैं एक्सप्लेन पूरी चीज़ें कर रहा हूँ हर लैंग्वेज में, हिंदी में, लेकिन आपको थोड़ा सा इंग्लिश के साथ, इस इंग्लिश के स्टूडेंट को भी समझ में आए और हिंदी के, दोनों के मद्देनजर रखा है मैंने। ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग क्या करते हैं उसको भूल जाते हैं। डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल वाज लॉन्च वाज चेंज वाइसराय ऑफ इंडिया। पहली बात मैंने सही बताया था आपको, पहले लॉर्ड कैनिंग बना था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था 58 में, और क्या बोलते हैं, क्राउन से रिप्रेजेंटेशन हो गया था, पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया गया था। ठीक है, वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसराय वाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन मतलब पार्लियामेंट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट वो वाइसराय कर रहा था। और वो क्या कर रहे थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको कर रहे थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट को कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, वाइसराय क्राउन को कर रहे थे। लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइस, मैंने बताया, मतलब ऑल सही है, डी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? मेरे हिसाब से अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहला सेट मैं 25 क्वेश्चन का रखूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो भी करने की कोई आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है मुझे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58। अभी देखिए 58 चल रहा है, इसके बाद 61 आएगा, 92 आएगा, फिर मॉन्टेविंडो रिफॉर्म, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंपॉर्टेंट, और फिर 47 आएगा। तो अभी तो ये देखिए चला, मुझे लगता है कि आपको सारे डायमेंशन धीरे धीरे कवर हो रहे होंगे। 18 में क्या आपको मुझसे लग रहा है, मुझे लग रहा है आप मुझसे ज़्यादा पहले बता देंगे। द एक्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी सही है। देखिए, इसमें क्या, पहले एक चीज़ कवर कर लेते हैं कि इसमें इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट का। देखिए, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट के साथ चलते हैं। तो इसमें क्या था कि पहला पूछा था विच दिस एक्ट इज नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो देखिए, गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट का नाम देके इसको लाया गया था, क्योंकि हुआ क्या था, 1857 क्रांति हुई थी, इनकी हो गई थी हालत फुस। तो इन्होंने क्या किया कि गुड गवर्नमेंट के नाम पे एक नया एक्ट लाया, जिसमें कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज और बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लाए थे। पहली बार इतना ज़्यादा चेंजेस आया था किसी एक्ट में। ठीक है, तो पहला तो सही होगा। तो देखिए, जब पहला सही है तो ऑब्वियस है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अब बचा ये, द एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय सेपरेटिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देखिए, मैंने क्या बोला था, ये अबॉलिश हुआ था। ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इंट्रोड्यूस पहले हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये चीज़ आप देखेंगे, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक आध ऑप्शन में आपको दिक्कत है, एक दो आप खुद ही कर लेंगे। अगर ये इनकरेक्ट हो जाता तो ऑब्वियस है कि ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही आ जाता ऑप्शन में। ठीक है, कुछ इशू आ रही है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग हु ऑफ द फॉलोइंग वर नॉमिनेटेड एज द लॉर्ड कैनिन लेजिस्लेटिव काउंसिल 62। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कुछ लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए थे 62 वाले में, तो उसमें कौन कौन था। देखिए, इसमें 3 लोग थे मेजर। ठीक है, मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ कि राजा बनारस, बनारस ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सेकंड थे महाराजा पटियाला, ये भी सही है। और थर्ड थे सर दिनकर राव। तो इसमें दादा भाई नरोजी नहीं थे। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा टू जिसमें नहीं है। तो टू किस में नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 नहीं है। लेकिन इसमें देखिए 2 है, ये गलत होगा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, सी होगा, 1 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन सा होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वर रीस्टोर्ड। हाँ देखिए, पहले एक चला गया था, अब किस एक्ट के तहत इसे रीस्टोर किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी तो देखिए बताने वाले बच्चे बता ही देंगे कि 61 की बात चली तो 61 होगा आंसर, और आंसर नीचे दिख भी गया है। ठीक है, बी होगा आंसर 1861। देखिए पहले क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन लोग का हटा दिया गया था पावर, हाँ, जो अधीन कर लिया गया था बंगाल के, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज वे में करने लगे थे, और चीज़ें मतलब कि थोड़ा सा मतलब चेंजेस लाना पड़ गया, उनकी मजबूरी थी। देखिए 1858 में क्या किए कि जल्दीबाजी में लाए कि नहीं भाई, अभी 1857 हुआ है, इतने लड़ाई उड़ाई किए हैं, सब बड़ी मारे हैं हमको, और जब इतना मारपीट दिए हैं तो भाई कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा। जब पिट पटा गए थे तो 1858 झटके में कुछ ला दिया। अब झटके में लाए हैं तो उतनी चीज़ें अच्छी तो रहेंगी नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज लाए थे, क्योंकि फिर 61 में तुरंत ला दी 3 साल बाद ही। और 3 साल बाद इसलिए लाए कि उसमें थोड़ा सा जो गलतियाँ किए थे उसको चेंज लाने के लिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये सब बेसिक बातें हैं। देखिए अभी नॉट वाला आया,